हाँ तो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे आप, पिछली क्लास में हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस कर रहे थे कि बाहर से जब हम लोगों को चुनते हैं तो कौन कौन से तरीके होते हैं चुनने के लिए। ठीक है, तो ये वो तरीका होता है जिसमें हम बाहर के लोगों को चुनते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, इनफैक्ट 7 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें बेसिकली क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड टांग दिया जाता है गेट के आगे, और जो भी आते जाते वर्कर होते हैं वो देख के चले जाते हैं और जाके अपने आसपास बता देते हैं कि भाई वैकेंसी खाली है, आइए, और वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, वो अगली बार आ जाते हैं एम्प्लॉइज के साथ ही। दूसरा हमने पढ़ा था वेटिंग लिस्ट वाला। इसमें क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है तो जहाँ 10 करना है वहाँ 15 को सेलेक्ट कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा होते हैं ना लोग, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देती है, और उनको उनके पूरा कॉन्टैक्ट नंबर और या एड्रेस वगैरह ले लिया जाता है। और अगर मान लो जो आपने टॉप 10 चुने एम्प्लॉय, उनमें से कोई बाई चांस अगर नहीं आता है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो आप अलग से इंटरव्यू करके क्यों पैसा खर्च करोगे, तो आप वेटिंग लिस्ट वाले एम्प्लॉयज को बुला लेते हो और उनको जॉब पे रख लेते हो। और ये नहीं भूलना चाहिए, वो बेस्ट एम्प्लॉय हैं जो हमने पहले उनको चुना था। फिर आता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में हमने पढ़ा था कि ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। इसमें क्या होता है कि बाहर के एम्प्लॉयज को बुलाने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। हम कोई भी सोर्स ढूंढ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स या मार्केटिंग का कोई भी तरीका अपना सकते हो। फिर हमने एक चौथा पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाती है, और वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय, मतलब कोई भी कैंडिडेट जो पढ़ाई कर चुका है और जॉब की सर्च पे है, वो जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है। वहाँ वहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपकी डिटेल्स वगैरह वो लोग रख लेते हैं कंप्यूटर में फीड करके, और आपसे फॉर्म भरवाते हैं, फोटो लगवाते हैं, और डिटेल्स आपकी पूरी नोट कर लेते हैं, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और ये सब। और ये जो जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसको जरूरत है उनको भेज देते हैं, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इनसे डायरेक्टली मांग भी सकती है डेटा। तो इससे आसान हो जाता है, सस्ता पड़ता है, और आपके घर फोन आ जाएगा कि भाई आपको ऐसे वैकेंसी खाली है। तो जिस कंपनी को जैसा एम्प्लॉय चाहिए उसी हिसाब से वो बायोडेटा देख के उसको रिकॉल कर सकते हैं। फिर हमने प्लेसमेंट एजेंसी पढ़ा, जिसमें एक एजेंसी होती है, एक बड़ा सा ऑफिस होता है, और उसमें कुछ स्पेशलाइज लोगों को बिठा दिया जाता है, और दिन भर वो, मतलब रोज ऑलमोस्ट एवरी डे वो लोग इंटरव्यूज लेते हैं, और उनका अपना खुद का सर्कल होता है, एडवर्टीजमेंट अच्छे से करते हैं, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनको बता देते हैं कि भाई देखो हमें ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, आप बात करके और ऐसा एम्प्लॉय हमें दिलवा दीजिए। एक हमने पढ़ा था कैंपस इंटरव्यूज। इसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाती है और वहां जाके कैंपस इंटरव्यूज लेती है, और हमने इसको बहुत डिटेल में किया था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहले वाला एम्प्लॉय रिकमेंड करता है अपने किसी दोस्त को या जानकार को, और ऑर्गेनाइजेशन उसको थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेके उसको रख लेती है। ये काफी अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट देने का, मतलब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जहां से हमें स्टार्ट करना है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर स्किल्ड लेबर को हायर किया जाता है और सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर को हायर किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ना एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो गांव के बहुत सारे लोगों को जानता है, मतलब बेसिकली वो बहुत सारे वर्कर्स को जानता है। उसको बता दिया जाता है कि भाई तू आदमी लेके आ, 10-12 वर्कर ले आ, 5 लाख 6 लाख, बदले में हम तुम्हें कमीशन देंगे, और जब जब हमें जरूरत पड़ेगी आपको हम बता देंगे, आप लेके आ जाइए कहीं से भी। तो वो क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ज्यादातर आप देखो अपने गांव के लोगों को, आसपास के एरिया के लोगों को टच में रखता है, उनसे हर समय बात करता रहता है, भाई मैं काम दिला दूंगा, ये है वो है। और जब भी जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन को जैसी जरूरत पड़ेगी उसको बता देगी ऑर्गेनाइजेशन। वो फटाफट अपने एम्प्लॉइज को मतलब साथ वाले बंदों को बताएगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे जॉब निकली है, 4 महीने 5 महीने जो भी है आपको करना है, इतनी सैलरी मिलेगी, सब समझा देता है उनको। और इनफैक्ट खुद अपने साथ लेके आ जाता है और आके जॉब दिलवा देता है। ठीक है, और वो लोग काम करते हैं। अब ज्यादातर इसमें अनस्किल्ड वर्कर भी रहते हैं। जैसे क्या होता है बेसिकली कि इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्टर है गांव में जाएगा, अपने गांव से 4-5 जो बेरोजगार हैं जिनको जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जाके और जॉब, मतलब जॉब के लिए 4-5 महीने के लिए ले आएगा। जब 4-5 महीने कर लेंगे, गांव में कुछ काम हो जाएगा खेती का स्टार्ट, तो वापस वो लोग गांव छोड़ के यहाँ काम छोड़ के चले जाते हैं गाँव। अब इससे दो फायदे हैं, एक तो जो लेके आएगा ना कॉन्ट्रैक्टर, वो उनकी जानकारी का भी रहता है, तो वो लोग भागेंगे भी तो पूरा एड्रेस वेड्रेस होता है। कुछ डैमेज करेंगे तो कंपनसेट भी हो जाएगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी को उनका एड्रेस प्रूफ सब कुछ एकदम क्लियर कट रहेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आता है, इसको बदले में थोड़ा बहुत कमीशन दे दिया जाता है। ये काफी सस्ता पड़ता है और ज्यादातर लेबर्स के लिए एकदम बेहतरीन। आ गया समझ में सबको? शुभम यादव, समझ में आ गया बेटा?
यस सर। कुछ पूछना है तो शुभम समझा दो जरा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से रिक्रूट किए जाते हैं, बताइए। ट्राई कीजिए, बताओ बेटा, समझ में आ गया तो। क्या होते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स? बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। कौन बता रहे हैं? रेज करो हैंड। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। कैसे चुना जाता है, मतलब क्या होता है इसमें, एम्प्लॉयज को कैसे चुना जाता है? इतने बच्चों में एक भी बच्चा नहीं बताने वाला है, तो सुन क्या रहे थे आप लोग इतनी देर से? हैंड रेज करो एक बच्चा। गौरव सिंह रावत। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर के टच में होता है, तो वो उन्हें अच्छा, एक जगह बुलाता है रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो खुद बुलाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आओ यहाँ पे जॉब पकड़ो? ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन भी बुला सकती है ना, फिर कमीशन क्यों देंगे उसको? ज्यादा बड़ा काम तो उसने किया नहीं। आपने बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में, इसको कुछ ज्यादा ही ब्रीफ में बता दिया। इसको ऐसे बताना है कि ये एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स को जॉब पे रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा जाए। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कंपनी ने कि जब भी हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होगी आप हमारे लिए एम्प्लॉयज लेके आओगे। वो कहता है ठीक है मैं आपके लिए लेके आऊंगा लेकिन बदले में कमीशन लूंगा। कंपनी तैयार हो जाती है, ठीक है भाई हम तुम्हें कमीशन दे दिया करेंगे। अब क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ना इनके टच में रहते हैं। ठीक है, अब ये टच में कैसे रहता है, ज्यादातर चांस है कि गांव, जिस गांव से बिलोंग करता है उस गांव के बाद आसपास के गांव से बात करके रखता है। कोई बेरोजगार होंगे तो उनसे टच में रहता है, भाई देखो जब भी तुम्हें नौकरी चाहिए मुझे बता देना। फिर वो लोग कह देते हैं ठीक है हम खाली हैं, जब भी जगह होगी हमें बुला लेना। तो वो देखता रहता है, जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है वर्कर की तो उनके स्किल के हिसाब से उनको बता देता है कि भाई यहाँ वैकेंसी आ जाओ, मैं जॉब लगवा देता हूँ। अब देखो वर्कर का इंटरव्यू और ये सब तो होगा नहीं, आपको भी पता है। बस उनका ये देखा जाता है भाई कि ठीक ठाक कर लेते हैं कि नहीं, और उनको थोड़ा बहुत स्किल है कि नहीं। तो बस वो जनरली उनका इतना सब स्किल होता है, उनको बुला के और जॉब दे दिया जाता है। और अनस्किल्ड होंगे तो फिर तो उनको सीधा ही दे दिया जाता है जॉब, बदले में ये कमीशन लेता है, बस यही है। ठीक है, आ गया? आया ना? यस। हाँ बोलो। यस सर। इसी तरह से एक नाइन्थ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। देखो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसका बहुत आजकल इंपॉर्टेंस हो रहा है, मतलब आजकल अगर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट होती है जॉब की और किस तरह के एम्प्लॉय को चाहिए, मतलब ये सब पब्लिश कर दिया जाता है और टेलीविजन पे इसका ऐड दे दिया जाता है और ये ऐड के थ्रू लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन भी एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू लोगों को जॉब के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और सब एम्प्लॉयज वहाँ पे आते हैं और जैसा जॉब होगा आप एडवर्टाइज कर लो और वो लोग वहाँ पे टाइमली पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक और होता है सर वेब पब्लिशिंग। हाँ बोलो। ये तो फिर एडवर्टाइजमेंट में ही आ जाएगा ना, ऐसा हाँ क्या लेकिन मतलब? ये अलग से स्पेसिफिक, आप एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी लिख सकती हो, एक एडवर्टीजमेंट है, अगर आप चाहो तो दोनों को मर्ज भी कर सकती हो एक ही बात। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कई तरह के होते हैं लेकिन आप ना बुक में आपको देखो अलग अलग मिलेगा। जैसे अगर आप कहोगे वेब पब्लिशिंग भी तो एडवर्टीजमेंट ही है, लेकिन ये अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट है। वेब पब्लिशिंग क्या है, न्यूज, आप देखो वेबसाइट्स होती हैं जैसे नौकरी.com सुना है, ये वाली वेबसाइट आपने देखा होगा, इसका ऐड भी आता है नौकरी. इसमें क्या करना होता है, आप जाओ नौकरी.com पे, जब आप जॉब ढूंढ रहे हो तो नौकरी.com पे जाओगे तो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका नाम, ठीक है, ग्रेजुएशन, क्या क्या पढ़ाई है, क्या क्या सब्जेक्ट है, सब डिटेल मांगता है, एड्रेस वगैरह मांग लेगा और उसके आप किस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं ये सब आपको लिख देना है। और फिर यहाँ से आपको मेल पे मैसेज आता रहेगा, नौकरी की तरफ से नोटिफिकेशन आती रहेंगी। बहुत सारे हैं ऐसे ही, जैसे नौकरी.com है, jobstreet.com है, ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोवाइडर हैं। बस इसमें और एडवर्टीजमेंट में खास फर्क क्या है कि ये आप इंटरनेट के थ्रू करते हो और टेलीविजन में आप इंटरनेट के थ्रू नहीं करते, बस यही फर्क है। इसकी अलग से वेबसाइट होती है बाकायदा,
और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसी के थ्रू बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी करा सकते हो आप। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो यही था इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का जो हमने पढ़ना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स हमने पढ़े। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अगर आपको नहीं आया है समझ में तो आप पूछ सकते हैं। है कोई बच्चा जिसको डाउट हो? नहीं? तो हम आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसके ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। देखो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के और एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? देखो सबसे पहला है कि क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन मिल जाता है। जब भी आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की मदद से मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही टैलेंटेड एम्प्लॉय मिलने के चांस, ठीक है, क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिल जाता है और जनरली ट्रेंड एम्प्लॉय भी मिल सकता है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि किसी ऐसे एम्प्लॉय को जॉब पे रखना जो जिसकी 5 साल की एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से बाहर के लोगों को बुला सकते हो कि भाई हम इतना सैलरी देंगे, अगर आपकी 5 साल की एक्सपीरियंस है और इस कंपनी में या इस तरह के जॉब में, तो हम आपको रख सकते हैं और आप ज्यादा सैलरी दे दो, तो वहाँ वो जॉब छोड़ के आ जाएगा। अब इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे उसने 4-5 साल काम किया हुआ है, तो आपको फ्री फंड का एक्सपीरियंस एम्प्लॉय मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा और एकदम क्वालिफाइड होगा, क्योंकि आप क्वालिफाइड तो होगा ही, क्योंकि बाहर के आप लोगों को बुलाओगे तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से आपको बेस्ट एम्प्लॉय को चुनना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होता है। हाँ आपने बोला कि ज्यादा पैसे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर किसी और ने दे तो किसी और की कंपनी में ही चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, ये तो कंपनी की जिम्मेवारी है कि कंपनी उसको जितना ज्यादा अच्छे से पैसे दे, फैसिलिटीज दे कि वो जॉब छोड़ के ना जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको सेटिस्फाई रखेगी तो नहीं छोड़ के जाएगा, वो तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। आप देखो ना, अभी अपने अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्या थे पहले बताइए, किस पोस्ट पे काम कर रहे थे? बोलो। अरे हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी इस समय, पहले क्या पोस्ट थी इनकी, किसमें जॉब थे करते थे, बताए बताओ। कोई नहीं बोलेगा। कमिश्नर थे ना इनकम टैक्स की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। नहीं जॉब अच्छी लगी, पहले इन्होंने 2 साल पढ़ाई करी दूसरी चीज उसके लिए, नहीं हुए, नहीं किया तो फिर अब इसमें आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, छोड़ दिया जॉब। डिपेंड करता है ना, अगर आपको कहीं दूसरी जगह अच्छा लग रहा है तो आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हो, कुछ कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करना पड़ता है। एम आई क्लियर? यस सर। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में यही फायदा है ना, आप बाहर के एम्प्लॉय को बुला सकते हैं। मान लो एक कंपनी है, कंपनी नई नई स्टार्ट हुई, सैलरी अच्छा दे रही है, फैसिलिटी सारी अच्छी दे रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत बढ़िया है उसका, तो किसी एम्प्लॉय को अगर वो जॉब के लिए बुलाएगी और सैलरी पैकेज अच्छा देगी तो एम्प्लॉय तो आएगा ही, क्या दिक्कत है उसको? एम्प्लॉय को लग रहा है कि यार यहाँ अच्छा मौका है, पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सैलरी भी अच्छी है, फैसिलिटीज भी अच्छी है, तो वो वहां से जॉब छोड़ के रिजाइन देके और यहाँ आके ज्वाइन कर लेगा। तो यही इसमें फायदा है, यही इसका एडवांटेज है कि इसमें आपको अच्छा खासा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सनल मिल जाता है, जबकि इंटरनल में नहीं होता था। इंटरनल में आपको अंदर का जो एम्प्लॉय है उसी को आपको रखना होता है, अब वो क्या पता उसकी इतनी एक्सपीरियंस ही नहीं हो तो क्या उसे निकाल दोगे आप? नहीं, आपको उसको रखना पड़ेगा। यहाँ पे रेडीमेड आपको बढ़िया एम्प्लॉय मिल जाता है अगर आप बाहर से लेते हो तो। नेक्स्ट उस एडवांटेज पे बढ़ते हैं, वाइड चॉइस। देखो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो इसका मैनेजमेंट होता है उसके पास बहुत ज्यादा बड़ी चॉइस, मतलब बाहर के लोगों को चुनने का मतलब है आप किसी को भी चुन सकते हो। तो जब आपके पास बाहर के लोगों को चुनने का मौका होता है ना, तो इसको बोलते हैं वाइड चॉइस, यानी यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम क्रोर्स ऑफ पीपल, तो आप इतने में से चुन सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं। आप जैसे बहुत ही टैलेंटेड चाहते हो, आप चाहते हो 20 साल का एक्सपीरियंस, तो 20 साल के एक्सपीरियंस को बुलाओ, तो आपके पास 20 साल की एक्सपीरियंस वालों को बुलाओगे तब भी भरमार लग जाएगी अगर आप सैलरी पैकेज वगैरह अच्छा देंगे। तो इसमें चॉइसेस ज्यादा होती हैं एम्प्लॉयज को चुनने।
और इंटरनल वाले में कम चॉइसेस होती हैं। क्या पता 4 ही या 10 ही एम्प्लॉई हैं, उन्हीं में से चुनना होगा आपको। इसमें तो हजारों में से चुन सकते हो। समझ में आ गया ये एडवांटेज स्टूडेंट्स? तीसरा है फ्रेश टैलेंट। देखो वहां हमने डिसएडवांटेज पढ़ा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कि वहां पे इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड नहीं होता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो एकदम रॉकेट की तरह उड़ता हुआ आ रहा है। इससे क्या होगा, आपको वाइडर चॉइस मिलेगा और न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। एकदम नया ब्लड मिलेगा, एकदम तरोताजा, मतलब एकदम फ्रेश, एकदम। आप मान के चलिए कि होता क्या है ना कि बाहर के जब एम्प्लॉय को आप नया नया बुलाते हैं ना, पूरा एनर्जेटिक रहता है, पूरा भाग दौड़ करके मन से काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश टैलेंट मिलेगा और इससे न्यू ब्लड मिलेगा, तो आगे चल के आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट चुनते हैं तो फ्रेश ब्लड नहीं मिलेगा, वहाँ पुराने एम्प्लॉय मिलेंगे और वो थोड़ा सा काफी साल काम करके उनका जो एंथुजियास्ट है वो थोड़ा कम हो गया होता है। बट जरूरी नहीं है सब एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन नए एम्प्लॉयज को नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि पुराना एम्प्लॉय रहे, क्योंकि उसने वो सब सीखा हुआ होता है, उसको एक्सपीरियंस होती है और वो ज्यादा टैलेंटेड होता है। उसने नए वाले में आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और फिर उसका आपको पता भी नहीं है। लेकिन इसमें ये फायदा है कि बाहर के एम्प्लॉय को आप रखना चाहते हो तो रख सकते, इंटरनल वाले में बाहर वाले को रख ही नहीं सकते, तो आपके पास वो वाला जो है प्रॉब्लम तो आती है। फिर एक और आता है कम्पिटिटिव स्पिरिट। देखो डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा था ना कि कम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होता है। अब यहाँ पे कम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, पता नहीं कौन जीतेगा, आपस में उनका एक कंपटीशन रहता है। अब ये देख लो, ये कंपटीशन लड़ रहे हैं, हार रही है ये बुरी तरह से, हारेगी अभी। तो इसमें क्या है, कम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, ये एक एलिमेंट ऑफ कंपटीशन होता है जिसमें इंटरनल कैंडिडेट्स में कम देखने में आता है। इंटरनल कैंडिडेट्स जो है आपस में कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं देते, लेकिन जब बाहर के एम्प्लॉय को आप बुलाओगे किसी जॉब के लिए तो वो अपना पूरा 100% देते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, और जॉब भी बहुत अच्छे से करते हैं, सिंसियर हो, क्योंकि उनको खतरा रहता है निकलने का। आ गया समझ में क्लास? यस सर। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस बेटा, 4 एडवांटेज हमने पढ़ लिए। एक्सटर्नल सोर्स का पहला एडवांटेज ये है कि इससे आपको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन मिलता है। दूसरा फायदा ये है सर कि आपके पास, हाँ आपने तो कहा था कोई जब नया आता है तो उसके लिए तो कई सारी प्रोसेस वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट इनके लिए, तो ये एक्सपीरियंस कैसे हुए हैं? क्या, फिर से बोलो एक बार फिर बोलो। नया एम्प्लॉय आता है तो उसका ट्रेनिंग वगैरह भी तो होता है, डेवलपमेंट होता है, हाँ होती है, तो फिर ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ है? बल्कि इंटरनल वाले तो एक्सपीरियंस होने चाहिए, उनको पहले से काम करने नहीं, की देखो आदत। ऐसा है ना, आप ये भूल जा रही हो कि फ्रेश टैलेंट जो होता है, आप बाहर के एम्प्लॉय को जब बुलाते हो तो देखो हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ खास बात होती है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एक पैटर्न पे काम करते हैं, क्योंकि वहां पे वो ढल चुके होते हैं, 4 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, तो वो एक मतलब एक ना वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। जब आप बाहर के एम्प्लॉय को लाओगे तो उसका काम करने का तरीका हो सकता है एकदम डिफरेंट हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे बैंक में देखो, बैंक में जो पुराने वाले एम्प्लॉय थे वो कंप्यूटर इतना अच्छे से चलाना नहीं जानते थे। अभी आप अगर फ्रेश टैलेंट बुलाओगे तो आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही देखते हो कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, तो वो ज्यादा अलग तरीके से काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस जाती हो ना, पोस्ट ऑफिस या बैंक, तो देखना जो नए नए एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस बेशक कम हो लेकिन कंप्यूटर पे एकदम गोली की रफ्तार से काम करते हैं। आप कोई फॉर्म भर के दे दो कि फटाफट 2 मिनट में काम करके दे देंगे। और वहीं पोस्ट ऑफिस में चले जाओ जहाँ पुराने एम्प्लॉय पागल कर देंगे आपको, लाइन में खड़ी रहोगी 12-1 बजे तक, फिर बोल देंगे अगले दिन आना। होता है ना ऐसे। और कुछ नाम भी लिखना होगा तो बार बार बटन देखेंगे। नाम लिखना है, जैसे मान लो राज लिखना है तो आर ढूंढेंगे, फिर ए ढूंढेंगे, फिर जे ढूंढेंगे। ठीक है, और लास्ट में बोल देंगे भाई काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है, ये हो। तो फ्रेश टैलेंट में यही फायदा है कि आपको कुछ नया मिल जाता है बाहर से, कुछ नया मतलब कुछ नई चीज एक्सपीरियंस होती है, उसको काम करने का उसका तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। आ गया समझ में फ्रेश टैलेंट? यस सर। और लास्ट में है कम्पिटिटिव स्पिरिट। कम्पिटिटिव स्पिरिट हमने पढ़ ही लिया कि जब बाहर के एम्प्लॉय को बुलाते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है, स्पिरिट उनका हाई होता है और आपस में compete करने के उद्देश्य से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, आपको आ गया?
बोलो। सर। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली फायदे ही फायदे, नुकसान भी है। पहला नुकसान ये देखो क्या हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से जब उनको पता चलता है कि बाहर के एम्प्लॉय को रखा जा रहा है ना। जैसे मान लो उनको ये लग रहा है कि मेरा प्रमोशन आने वाला है, पता चला बाहर के एक एम्प्लॉय को ले आके आपने रख दिया, तो ऐसी हाल हो जाएगी जैसे ये मुंह बना रही है, देख रही हो। एकदम गुस्सा आएगा कि भाई मेरे को नहीं दिया, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, मेरे को जॉब नहीं दी, मतलब मेरे को प्रमोशन नहीं दिया है, बहुत बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वो है। तो ये इससे डिससेटिस्फैक्शन आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फ्रस्ट्रेशन होती है। मतलब जो पुराने एम्प्लॉय है ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी जो पोस्ट थी, उनकी पोस्ट पे बाहर के आदमी को ला के रख दिया गया। तो वो अपने आप को ये देखते हैं कि यार अब तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा, और डिससेटिस्फाई होते हैं। हो सकता है वो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि बाहर के एम्प्लॉय को आपने रख लिया, तो डिससेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है? सर हाँ आपने तो कहा था कि उनका हर टाइम पीरियड होता है कि उस पर होना ही होता है प्रमोशन। बिल्कुल होता है। जब देखो वो मैंने तब बोला था जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ही आपको रखना है। अब जरूरी तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन खाली एक ही मेथड को यूज करे। कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज करती हैं, कई होती हैं जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज करती हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का लिमिटेशन। यहाँ पे जब बाहर के आदमी को रखा जाता है तो अंदर का एम्प्लॉय डिसअपॉइंट होता है। अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो फिर तो उस अंदर वाले को ही रखेंगे, और उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड को उसको रख देंगे। ठीक है, यस। दोनों को समझो आप। देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में अंदर के ही एम्प्लॉय को चुनना मजबूरी है, तो ऐसे में उनका फिक्स टाइम पीरियड होता है, इतने में जॉब उनकी बननी है, प्रमोशन। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से करोगे तो फिर आपने अंदर वालों को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, आपने दूसरा मेथड यूज कर लिया, बाहर के आदमी को रख लिया। ऐसे में ये डिससेटिस्फाइंग है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इंटरनल करोगे, आपने अचानक एक्सटर्नल कर लिया, तो इंटरनल वाले जो एम्प्लॉई हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर वो कोशिश ये भी करेंगे कि भागो, ये ऑर्गेनाइजेशन बेकार नहीं है, हमारी कोई कदर नहीं है, बाहर के एम्प्लॉय को रख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या समझ में? फिर ये भी तो हो सकता है कि फिर वो ज्यादा मेहनत करे ताकि उसको कॉम्पिटिशन कर सके जो एक्सटर्नल है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, और यही होता है, इसीलिए तो एक्सटर्नल सोर्स को चुना जाता है कि वो ज्यादा मेहनत करे। लेकिन देखो है तो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है ना, गुस्सा तो आएगा ही। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो थोड़ा सा हटके है। मान लीजिए आप स्कूल में हो, ठीक है, मान लीजिए, और स्कूल में मेरिट बनती है। सपोज करो अभी एक स्कूल है, उसके अंदर 10th के मान लेते हैं 5 सेक्शन थे, लेकिन 11th के सिर्फ 2 ही सेक्शन है। मैं एक इमेजिनरी बोल रहा हूँ, 2 ही सेक्शन है। अब सारे बच्चों को तो रख नहीं सकता, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, या मान के चलो 5 ही सेक्शन है 12th में, 11th में भी। अब क्या कर रहा है, दो दो सेक्शन बाहर के बच्चों को देता है, और बाकी अपने स्कूल वाले बच्चों को बोल देता है भाई तुम्हारा मेरिट में नाम नहीं है, जाओ जाके दूसरी जगह ढूंढ लो। अब बताओ कैसा लगेगा? पर्सनली आपको सही लगेगा या बुरा लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा? बोलो। सही है वैसे। है ना, तो बस सिंपल सी बात है। एम्प्लॉय भी तो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, तो एम्प्लॉय को लगता है यार मैं इतने साल से ऑर्गेनाइजेशन को इतना मेहनत कर करके कमा के दे रहा था, मैं जो ये कहते थे मैं अच्छे से काम करता था, और आज ये कर दिया इन्होंने। तो कई बार देखो ह्यूमन नेचर है, वो डिससेटिस्फेक्शन आता है। जब आप जॉब करोगे तो ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है जब उसको लगता है कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बाहर वाले एम्प्लॉय को रख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय करता है तो उसको हमेशा यही रहता है, वो मेहनत इसीलिए करता है इनफैक्ट कि उसका प्रमोशन हो। अब सडनली हुआ क्या, उसकी एक पोस्ट थी खाली, अब उसे उम्मीद हो जाएगी कि चलो हम 10 हैं, हम में से कोई एक को चुनेंगे, और बहुत मेहनत कर रहा है, वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है। अचानक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला नहीं, हमें तो दूसरा एम्प्लॉय चाहिए बाहर का, और बाहर वाले को चुन लिया और अंदर वालों को ऐसे ही छोड़ दिया। अब बताओ कितना गुस्सा आएगा उसको, क्या पता उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। कई बार ऐसा देखने में आता है कि इस तरह से ही लोग कर देते हैं। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है
कि समय बहुत बर्बाद होता है। जब आप बाहर के एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट चुनते हो तो आपको बहुत समय बर्बाद होना पड़ता है, मतलब यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। आप सिलेक्शन करने के लिए बार बार इंटरव्यू करो, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट करो, फिर 20-25 दिन का टाइम लो, फिर सब जने आएंगे तो उनका रिटर्न टेस्ट लो, फिर उसका रिजल्ट आने का वेट करो, उसके बाद फिर इंटरव्यूज होते हैं। और इंटरव्यूज आज हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, है ना, टेस्ट भी बहुत तरह के होते हैं, तो सारे टेस्ट लो। अब उसके लिए एक्सपर्ट को लाओ, क्वेश्चन पेपर बनाओ, फिर पता नहीं कोई एम्प्लॉय आपने चुन भी लिया, पता नहीं वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। इसमें देखा गया है कि जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना। आगे बात समझ में। एक और पॉइंट है वेरी कॉस्टली। देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आपको एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। आप जैसे टीवी से एडवर्टीजमेंट करेंगी तब भी खर्चा है, वेबसाइट पे करेंगी तब भी आपको वेबसाइट वाले चार्ज करेंगे, बैनर लगाओ, नोटिस बोर्ड, मतलब यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। तो ये बहुत ही कॉस्टली माना जाता है और जो इंटरव्यूअर आते हैं ना बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं। और हमने तो पढ़ लिया एक्सटर्नल सोर्स में बहुत सारे मेथड हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ही ले लो। कैंपस रिक्रूटमेंट में भी बहुत खर्चा है। जैसे जो कंपनी है वहाँ का जो जो डायरेक्टर है या जो भी टॉप मैनेजमेंट है, 3-4 जने तो आएंगे ना इंटरव्यू लेने, तो टॉप मैनेजमेंट वहाँ आता है कैंपस में, तो ऑब्वियस सी बात है बुक बुक करके ही आएगा। एरोप्लेन का बुकिंग कराओ, टिकट, वहाँ आओ, वहाँ आके रहने के लिए होटल बुक करो, 1-2 दिन कैंपस रिक्रूटमेंट लो, तो बहुत खर्चा लग जाता है। और पता नहीं कैंपस में सिलेक्शन होगा भी कि नहीं, कोई एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होगा भी कि नहीं। कई बार बच्चे इंटरव्यू देने के लिए दे देते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो बोल देते हैं भाई मेरे को नहीं जाना, मैं दूसरी कंपनी में जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी तो बहुत सारी कंपनियां आती रहती हैं, तो उनके पास भी ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो वो मना कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे। पता चला आप खुश होके बैठे हो कि मैंने चुन लिया ये पक्का आएगा, और एम्प्लॉय लास्ट मोमेंट में मना कर देते हैं, तो आपके सारे पैसे डूब गए बिना मतलब में। नहीं लगता है आपको कि बहुत महंगा पड़ेगा? नहीं सर, आपने कहा था वेटिंग लिस्ट के भी तो होते हैं, उसमें से चुन सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने 4 कैंडिडेट चुनने थे, आपने 8 को चुन लिया, 4 जो चुने स्टार्टिंग में चारों ने मना कर दिया, और वेटिंग में जिनका रखा था फोन किया उनको तो कह रहे हैं हमने जॉब पकड़ ली, हम नहीं आएंगे, बेकार ऑर्गेनाइजेशन आपकी, जॉब मर हो जाएगी। तब क्या करोगी? अब बताओ, फिर से जाओगी कैंपस रिक्रूटमेंट करने? बोलो। नहीं ना। कई बार ऐसा होता है, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है। कोई भी देख लो आप, सारे के सारे एक्सपेंसिव, कोई भी। और इंटरनल वाले में देखो कितना बढ़िया है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसी को एक पोस्ट बढ़ा दो, चल भाई तेरा प्रमोशन हो गया है, पार्टी सार्टी कर, पार्टी भी करेगा बेचारा, उसके नाम पे खर्चा वर्चा भी करो, खाओ पियो, और उसको अगली पोस्ट दे दो। आसान है, बस फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना खर्चा लगा, बल्कि वही खर्चा करेगा, पार्टी भी देगा बेचारा, है कि नहीं? आ गया समझ में? एम्प्लॉयमेंट ही कम हो जाएगी, नए वालों को क्या होगा बताओ सर। अब नए वालों का जो भी होगा, अब आगे देखो। अनसर्टेनिटी। देखिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? अनसर्टेन, कुछ नहीं पता आपको। बाहर के लोगों को बुला रही हो, आपने इंटरव्यू लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में पता चला एम्प्लॉय खतरनाक था, चोर निकला हो, आते ही ऑर्गेनाइजेशन में उधम मचाया, भंडा फोड़ किया और भाग गया, तब क्या करोगी? तो एम्प्लॉय के बारे में आपको नहीं पता कि एम्प्लॉय किस नेचर का है। कई बार क्या होता है, कुछ एम्प्लॉय बहुत अच्छा मेहनती भी हो सकता है, बहुत अच्छा उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, क्या पता वो काम ही करना ना चाहे, क्या पता अच्छे से काम ना करे, क्या पता उसकी हैबिट्स खराब। तो ऐसे में कई बार प्रॉब्लम होती है कि आपके पास अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इतना सब इंटरव्यू लेके भी कई बार उल्टा एम्प्लॉय चुन लिया जाता है, और वो बहुत नुकसान करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, एक गलत एम्प्लॉय चुन लेने का मतलब है वो पूरा रेपुटेशन को हैम्पर कर सकता है। इज इट क्लियर? और बाहर जाके और बुराई भी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उससे बहुत बहुत नुकसान होता है। ये अनसर्टेन है, आपको नहीं पता। कई बार देखो, कई बार क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन बुलाती है बहुत सारे लोगों को, वो चाहती है कि 50-60 आए, और ऐसा भी हो जाता है कई बार कि एक भी एम्प्लॉय नहीं आता इंटरव्यू लेने। ठीक है, पता चला पूरी टीम बैठी हुई है चेयर वेयर लगा के बढ़िया से, एसी वेसी लगा के और सब, और कोई एम्प्लॉय आके नहीं दिया, और एक आध आए भी तो एकदम खत्म थे वो, मतलब ऐसे ही आ गए घूमते घमाते, उनको जॉब ही नहीं पकड़नी है या फिर एकदम बेकार। तो आप क्या करोगे? अनसर्टेनिटी बनी रहती है,
कुछ नहीं पता कि सिलेक्ट होंगे भी कि नहीं। तो ये थे लिमिटेशंस हमारे 4, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के ये 4 लिमिटेशंस हैं। पहला हमने पढ़ा कि इससे एम्प्लॉय जो है डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत समय बर्बाद होता है इसमें। तीसरा हमने पढ़ा कॉस्टली, खर्चा बहुत लग जाता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू वगैरह सब लेना है तो बहुत ही एक्सपेंसिव काम है, ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कोई भरोसा नहीं है कि जितने एम्प्लॉय आपको चाहिए उतने टर्न अराउंड हो या उतने क्वालिफाइड आपको मिले। ऐसा भी होता है कई बार, जैसे आपने रिटन टेस्ट लिए, आपको 4 एम्प्लॉय चाहिए थे, 10 एम्प्लॉय आए, रिटन टेस्ट किसी ने पास ही नहीं किया, तो क्या करोगे आप? रख लोगे उनको? नहीं रख सकते, आप रिटन टेस्ट ही पास नहीं किया उन्होंने, तो ऐसे में आप वो पोस्ट खाली चली जाती है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का बड़ा नुकसान देखने में आया है। इज इट क्लियर? अब हम देख लेते हैं एक बार इनका डिसएडवांटेज, ठीक है, मतलब वो डिफरेंस। देखो पहले तो डिफरेंस तो मीनिंग ही पहला है कि भाई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, अंदर के लोगों को रखा जाता है, और एक्सटर्नल में बाहर के लोगों को रखा है। दूसरा है टाइम। देखो इसमें ना इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कम समय लगता है, कम समय में आप एम्प्लॉय को रख सकते हो। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमी की, मतलब पैसा, लागत। इसमें देखो ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा। चॉइस, यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होती है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपके पास चॉइस कम होती है, उन्हीं में से चुनना होता है, और इसमें वाइडर चॉइस है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, ज्यादा तादाद में से आप चुन सकते हो। अब हम अगर मॉरल की बात करें, मोराल की, तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोराल बढ़ा देता है एम्प्लॉय, जबकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके मोराल को डाउन करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंटरनल सोर्स की बात करें बेसिस की, तो इसमें जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है सीनियरिटी के हिसाब से होता है, जो सीनियर होगा उसको पहले लिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था टाइम बाउंड होता है, सीनियर तो टाइम से ही बना होगा ना वो, तो जैसे जैसे सीनियरिटी होगी उसके हिसाब से उसकी मेरिट आती जाएगी। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है ज्यादातर क्वालिफिकेशन मेरिट के बेसिस पे लिया जाता है, इसमें एक्सपीरियंस वगैरह काउंट नहीं होती। और लास्ट, क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब अगर आप देखो ना तो क्वालिटी एक्सटर्नल वाले की ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, और इंटरनल वाले में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान। आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, ठीक है। तो आपको यही एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, और टाइम टू टाइम नोट्स बनाना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।